नमस्कार बहनों एवं भाइयों, आज मैं आप सबके समक्ष अपने देश में जो नशे का कारोबार विस्तार पाया है उस पर कुछ विचार रखना चाहूँगा। भाइयों एवं बहनों, यद्यपि नशा तो किसी का भी हो सकता है। किसी को धन का नशा होता है, किसी को पद का नशा होता है, किसी को घर का नशा होता है, किसी को जमीन जायदाद का नशा होता है, किसी को अपनी योग्यता का नशा होता है। नशा बहुत सारे प्रकारों में, किसी को अपने शरीर की ताकत का ही नशा होता है। तो नशा तो बहुत सारे रूपों में प्रकट दिखाई देता है, लेकिन जिस नशे की चर्चा मैं करना चाह रहा हूँ वो वास्तव में हमारे देश में मदिरा, हेरोइन, कोकीन, चरस, गांजा, भांग, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि, इन सब के कारण से जो मानव स्वास्थ्य की क्षति हो रही है, मैं उसकी ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इस संबंध में सबसे पहले मैं एक कहानी आप सबके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कोई किसी जमाने में चोर, जिसे दंड के परिणाम स्वरूप उसकी नाक काट देने की सजा हुई थी, वो जब नाक कटवाकर अपने गांव आया तो लोगों को पता नहीं था कि इसकी नाक क्यों कटी है, इसने नाक क्यों कटवाई है, आदि आदि इत्यादि। तो उसने गांव में अपने यही प्रचारित किया। जब लोगों ने पूछा कि भाई तुमने अपनी नाक क्यों कटवा ली, तो उसने कहा, आंख के आगे नाक तो क्या दिखेगा, खाक। मैं इसीलिए नाक अपनी कटवा लिया हूं क्योंकि नाक कट जाने से अब आंख के सामने का जो अवरोध है वो समाप्त हो गया है और मैं सीधे ईश्वर का दर्शन कर रहा हूं। मैं एकदम देख रहा हूं ईश्वर को। आप लोग नहीं देख सकते क्योंकि आपकी आंख के आगे नाक है। नाक ईश्वर को देखने में बाधा है। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया और कहा, क्या सचमुच ऐसा है? बोले, हाँ बिल्कुल सचमुच ऐसा है। बस 2-4 लोगों ने उसके कहने में आकर के अपनी नाक कटवाई और नाक कटवा ली। फिर दवा आदि से उसको घाव को ठीक किया, लेकिन उसके उपरांत ईश्वर तो दिखने वाला था नहीं। उनने जाकर के उससे कहा, क्यों भाई, आप तो कह रहे थे कि आंख के आगे नाक क्या दिखेगा, खाक। अगर नाक नहीं रहेगी तो ईश्वर सीधे दिखाई देगा। हम लोगों को तो ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है। बोले कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि देखो, पहले गांव में मैं ही नक कटा था, अब तुम 4 भी नक कटा हो गए हो ना। अब हमारी धीरे धीरे बिरादरी बढ़ रही है नक्कटों की, और अब हम लोगों को अपनी बात गोपनीय रूप से रखते हुए और लोगों को भी नाक कटवाने के लिए प्रेरित करना है। अगर पूरे गांव में सभी नक्कटा हो जाएंगे तो कोई किसी को नक्कटा नहीं कहेगा। बस ये सिलसिला
चल निकला। यही बात हमारे समाज में भी है। जब कोई व्यक्ति किसी नशे को अपना लेता है तो वो चाहता है कि दूसरे और लोग भी वह नशा करने लगे, जिससे उसकी बिरादरी बढ़ने लगे। जैसे नक्कटों उस नक्कटे ने नक्कटों की बिरादरी बढ़ाने के लिए कार्य किया, वैसे ही जो किसी भी प्रकार का नशा करने वाले लोग हैं वे चाहते हैं कि और लोग भी नशा करने लगें, जिससे कोई उनको नशाखोर न कहे, उनको बुरा न कहे, उनके बारे में अनुचित टिप्पणी न करे। इसके लिए जो भी लोग होते हैं वे दूसरों को किसी न किसी नशे का आदी बना देने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, और जब वो उसका आदी हो जाता है तो फिर वो खुद भी और दूसरे लोगों को उसका आदी बनाने के लिए चल निकलता है। यही बात नशे के संदर्भ में है। जितने प्रकार के नशे का कारोबार देश दुनिया में चल रहा है, उसके पीछे कुछ लोगों की दुष्ट वृत्तियां काम कर रही हैं, जो लोगों का नशे के माध्यम से शोषण करके अपने को समृद्ध करना चाहते हैं और लोगों को बुरा बनाकर अपना कारोबार विस्तार करना चाहते हैं। अफीम, गांजा, चरस, भांग, मदिरा आदि जितने भी प्रकार के नशे की सामग्रियां हैं, उस सब को लोगों में विस्तारित करने का एक संजाल, एक नेटवर्क पूरे देश दुनिया में फैला हुआ है। लोग जब उसके चक्कर में फंस जाते हैं, एक बार कोई किसी नशे का आदी हुआ तो फिर वो उसका आदी होकर रह जाता है, जल्दी से उसका वो नशा छूटता नहीं है। और यही तो ऐसे कारोबारियों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके द्वारा विस्तारित, उसके द्वारा प्रवर्तित, उसके द्वारा वितरित नशे के आदी बन जाएं, जिससे उसका कारोबार चलता रहे, उसका माल बिकता रहे और वो धनाढ्य होता रहे, लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते रहे। आप सब तो जानते होंगे कि सबसे पहले सूरत बंदरगाह पर पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू की वनस्पति उतारी गई। उसके पहले हमारे देश में तंबाकू नाम की वनस्पति नहीं थी। अंग्रेजी में इसे टोबैको कहा जाता है। टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, ये सामग्रियां पुर्तगाल से हमारे देश में आई हैं। आलू टमाटर को तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में स्वीकार ही किए हुए हैं, लेकिन टोबैको यानी तंबाकू आज अनेक रूपों में लोगों के घरों में प्रविष्ट हो गया है और लोगों को तरह तरह की बीमारियों का शिकार बना रहा है। आज पुर्तगाल से आई हुई तंबाकू तरह तरह के नशे के रूप में हमारे देश में जिस तरह से विस्तार पा गई है, लोग जिस तरह से उसके आदी हो गए हैं, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो एक तरह से हमारे देशवासियों को तंबाकू के नशे का आदी बना करके विदेशियों ने भरपूर लूट करने का काम किया था। आज
तो हमारे देश के ही लोग हमारे देशवासियों को तंबाकू के माध्यम से लूट रहे हैं, और लोग हैं कि लूटे जा रहे हैं। पाकिस्तान हमारे देश में अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन आदि की सामग्रियों को हमारे सीमावर्ती प्रांत पंजाब में भेज भेज करके वहाँ के युवकों को नशाखोर बनाकर उनको बर्बाद करने में, उनकी युवा शक्ति को नष्ट करने में लगा हुआ है। और जो भी उस प्रकार के नशे से एक बार जुड़ गए हैं वे जल्दी से उससे मुक्त नहीं होते। मैं आप सबको बता दूं कि जिन्हें अफीम का नशा लग जाता है उनको अगर अफीम नहीं मिलती है तो वे विषधर नाग से अपने को कटवा करके उस नशे को धारण करते हैं। मैं एक बुजुर्ग महिला को जानता हूं, वो हमारे संबंध की थी। उनको दमा की बीमारी थी और उसको दूर करने के लिए वे अफीम के छिलके को पका करके पिया करती थी। उसी से इतना नशा उनके शरीर में हो गया कि जब उनके घर में ही विद्यमान फेंटार यानी नाग ने उनको काटा तो वो नाग मर गया, उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। इसी से समझ सकते हैं कि लोगों के भीतर जो नशा है वो किस हद तक उन्हें बर्बाद करता है। कोई भी नशाखोर जिस नशे का आदी हो जाता है उसके बिना वो व्याकुल बना रहता है। अपने घर की संपत्ति को स्वाहा करके वो उस नशे को स्वीकार करता है, उस नशे को भोगता है। परिवार भले बर्बाद हो जाए, जीवन भले बर्बाद हो जाए। आप सबने तो सुना होगा कि पहले व्यक्ति मदिरा पीता है, शराब पीता है, उसके बाद शराब व्यक्ति को पीती है। अभिप्राय ये है कि मदिरा पीने वाले को अंततः सिरोसिक रोग हो जाता है, जिसकी दवा दुनिया में कहीं नहीं है, उसकी दवा केवल उसे छोड़ देना ही है। लेकिन जो लोग मदिरा पान के आदी हो जाते हैं वे उसके बिना रह नहीं पाते और उसको जब इंतहा हद तक पीते हैं तो एक दिन वही मदिरा उनकी जान ले लेती है, वही शराब उनकी जान ले लेती है। मदिरा सारे कुत्सित कर्म करा डालती है, क्योंकि जब मदिरा के नशे में कोई चूर होता है तो वो उचितानुचित विवेक खो बैठता है। तब ऐसे ऐसे कृत्य वो कर डालता है कि बोध होने पर आत्मग्लानि भले हो जाए जब नशा उतरता है, लेकिन फिर उसकी गिरफ्त में आने के कारण बार बार वो उसकी ओर जाता है। हमारे देश में हमारी प्रादेशिक सरकारों के पास आबकारी विभाग है। आबकारी विभाग वस्तुतः मदिरा विक्रय का ही विभाग है। वैध रूप से मदिरा बिके या अवैध रूप से बिके, मदिरा लोगों के जीवन को बर्बाद ही तो करती है। मदिरा बेचने वाले कभी मदिरा पान नहीं करते। सट्टा, सत्ता और शराब ये तीनों पूंजीवाद के आधार हैं।
इसी के माध्यम से किसी एक व्यक्ति तक पूंजी संग्रहित हो जाती है और दूसरा पूंजी से रहित हो जाता है। उसके घर बर्तन खाली रह जाता है, भोजन तक के लिए वो तरस जाता है, लेकिन मदिरा पिए बिना वो नहीं रहता। ये जितने भी नशे के कारोबार हैं, जितनी भी नशे की सामग्रियां हैं, वो संकल्प से ही छोड़ी जा सकती हैं। आज तो कितने नशा मुक्त केंद्र बन गए हैं जो तरह तरह से लोगों का नशा छुड़वाने का काम कर रहे हैं। और जिनके घर का लाडला नशे में चूर हो गया है और उसकी आदत छूट नहीं रही है, ऐसे लोग ऐसे नशा मुक्त केंद्रों में बड़ी बड़ी मोटी फीस देकर अपने बच्चे, अपने लाडले का नशा छुड़वाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब सोचिए जरा, एक बार तो नशा लेने का नशा हो जाता है और उसके बाद उसको छुड़वाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसी सामग्रियां जो एक बार अपने गिरफ्त में लेकर हमें अपना गुलाम बना लेती हैं, उनको अगर हम पहले से ही सावधान होकर उनको अपने समीप फटकने भी न दें, तो क्या कभी कोई और दूसरा व्यक्ति उसे नशे का आदी बना सकता है? मदिरा बेचने वाला किसी को मदिरा खरीदने के लिए बुलाता नहीं है। गुटखा पाउच बेचने वाला किसी को गुटखा खरीदने के लिए बुलाता नहीं है। ये जो और दूसरे प्रचंड नशे की सामग्रियां, चाहे हेरोइन, चाहे कोकीन, चाहे चरस, चाहे गांजा और चाहे अफीम, ये सब सामग्रियां जो बेचने वाले लोग हैं, लोगों को नशाखोर बनाने के लिए वितरित करने वाले लोग हैं, लोग खुद ही उससे जुड़ते हैं। उनका अपना एक नेटवर्क होता है जिससे वो अपना व्यापार फैला करके काली कमाई करते हैं और देश की युवा पीढ़ी उसके चक्कर में फंस करके अपनी युवावस्था को और अपने जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर डालती है, नष्ट कर बैठती है। केवल जागरूकता उत्पन्न करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी सरकारें तो नशा मुक्त रैली निकाल करके, हमारा गायत्री पीठ भी नशा मुक्ति के लिए बहुत प्रयत्न करता है, लोगों का नशा छुड़वाने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन उसके बाद भी नशे का कारोबार कहीं धीमा नहीं होता है। इसके पीछे और भी कारण है। हमारी पुलिस पहले अपनी कमाई के लिए नशे का विस्तार करवाती है और जब उसके व्यापारी उसका फैलाव कर लेते हैं और पुलिस की कमाई इतनी आगे बढ़ जाती है कि उसको धंधा लोगों की निगाह में आ जाता है, तब उसके विरुद्ध आवाजें जब उठती हैं तो पुलिस कार्रवाई करके केवल खाना पूर्ति मात्र करती है। अन्यथा अगर सचमुच हमारे देश की पुलिस चाह जाए और हमारे देश का समाज यानी माता पिता चाह जाए, तो उसके घर में, उसके देश समाज में किसी भी प्रकार का नशा अस्तित्व में नहीं रह सकता है। हमारी सरकारों को क्या, उन्होंने तो हर तंबाकू के पैकेट पर, हर नशे की सामग्री के पैकेट पर प्रिंट करा दिया है कि तंबाकू पीना, गुटखा खाना, तंबाकू सेवन करना, सिगरेट पीना,
और भी दूसरे नशे की सामग्रियों को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पर परिहरिवार विकार। ये तो हमें निश्चय करना है कि क्या हम खाएं क्या न खाएं, क्या हम पिएं क्या हम न पिएं, और किसे अपने जीवन के साथ जोड़ें और किसे अपने जीवन के साथ न जोड़ें। इसमें सबसे बड़ा दोष व्यक्ति का है। व्यक्ति थोड़े से नशे के आकर्षण में जब बंध करके उसकी ओर बढ़ जाता है तो फिर उसके पास से उसका छुड़ाया जाना, उसके स्वभाव से उसका छुड़ाया जाना असंभव हो जाता है। मुझे याद है जब देश में ये सब नशे की सामग्रियां नहीं थी तो लोग 20 कोस पैदल चले जाते थे, थकते नहीं थे, उनकी ऊर्जा बनी रहती थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारे देश में चाय का विस्तार किया, यहाँ उसकी खेती प्रारंभ कराई, खासतौर से आसाम के क्षेत्र में, तो पहले उन्होंने विभिन्न बाजारों में मुफ्त में चाय पिलाने के लिए व्यवस्था दिया। हमारी सरकारों से, हमारी ब्रिटिश सरकार, जब ब्रिटिश सरकार से जुड़े हुए जो जमींदार थे वो ब्रिटिश सरकार की ओर से हर लगने वाली बाजार में चाय वितरण केंद्र चलाते थे जिससे लोग मुफ्त में चाय पीना सीख जाएं। और जब लोग चाय पीना सीख गए, क्योंकि ये देश तो दूध पीता था, मट्ठा पीता था, छाछ पीता था, दही पीता था, ये उसका स्वभाव था। तभी तो चार्वाक ने ये नहीं कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा मदिराम पिबेत। उसने यही कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसी से सिद्ध है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की नशे की सामग्री सामान्य जन तक पहुंच, सामान्य जन की पहुंच से दूर थी। लोग इसीलिए स्वस्थ थे और 25 कोस पैदल वेग से चले जाते थे, उन्हें थकान तक नहीं होती थी। आज तो घर से कुछ फरलांग के लिए निकलने में लोगों को कठिनाई होती है और उसके लिए हमारे देश के नौनिहाल, हमारे देश की युवा पीढ़ी मोटरसाइकिल निकालने का कार्य करते हैं, मोटरसाइकिल से आने जाने का कार्य करते हैं। उनको थोड़ी सी थकान भी पीड़ित कर देती है। थोड़ा सा भी पैदल चलना पड़ गया तो वह हांफने लगते हैं। ये सब इन्हीं सारी नशे की सामग्रियों के सेवन के कारण दुर्बलता आई है। हम अपने बुजुर्गों से, अपने बड़े बूढ़ों से अगर पूछें तो वो ये सब बताएंगे कि कैसे वे कितनी लंबी दूरी आराम से तय कर लेते थे। लेकिन आज वो सब संभव नहीं हो रहा है। क्यों? सबके भीतर जो श्रम की सामर्थ्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, वो क्षीण हो चुकी है। लोगों के भीतर की सामर्थ्य को नशे ने पूरी तरह से समाप्त कर डाला है। तो अगर हमारे देश की युवा पीढ़ी और हमारे देश के बुजुर्ग संकल्प ले लें कि वे अपने घर में, अपने जीवन में किसी भी प्रकार के नशे को आने नहीं देंगे, तभी इसका कारोबार रोका जा सकता है। क्योंकि अगर नशाखोर लोग रहेंगे तो नशे को वितरित करने वाले, उसको बेचने वाले लोग रहेंगे ही, चाहे वो वैध हों चाहे वो अवैध हों।
वो धंधा चलता रहेगा। और हमारे देश की सरकारों को भी, प्रादेशिक सरकारों को भी चाहिए कि नशे के माध्यम से काली कमाई करने के जो फार्मूले हैं राजनीतिज्ञों के पास, अधिकारियों के पास, पुलिस विभाग के पास, उसको पूरी तरह से बंद करें, उसके धन के लोभ के चक्कर में न फंसें और अपने देश की युवा पीढ़ी को नशाखोर बन करके बर्बाद होने से बचाने के लिए कार्य करें। अगर यह नहीं किया गया तो जैसे आज हमारा पंजाब नशा के चक्कर में, नशे की तरह तरह की सामग्रियों के चक्कर में फंस करके अपनी युवा ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, नष्ट कर बैठा है, वैसे ही और जगहों पर भी ये कारोबार जैसे चल रहा है। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि 60 से 70% तक जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है और जो अबोध बाल पीढ़ी है वो किसी न किसी नशे की आदी हो चुकी है। और नशे ने एक तरह से हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के आदर्श को, हमारे देश के संयम को निगल लिया है। उसको फिर से अगर बचाना है तो सबसे पहले स्वयं ही लोगों को हर प्रकार के नशे से अपने को दूर रखना पड़ेगा। ये सरकारों के बूते की बात नहीं है। हमारी सरकारों के पास जो आबकारी विभाग है, वो आबकारी विभाग आज ना भी रहे तो भी अवैध रूप से मदिरा बनाने का जो कारोबार देश में चलता है, जगह जगह उसके कारण से मौतें होती हैं, वो तो होती रहेंगी। तो आबकारी विभाग तब समाप्त किया जा सकता है जब लोग स्वतः ही हर प्रकार के नशे को अपने से दूर करने का संकल्प लेकर के और अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने गांव से नशे को, नशे रूपी डायन को खदेड़ देने का कार्य करेंगे। मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि हमारे देशवासी अपने घरों से इस नशे रूपी डायन को, इस नशे रूपी राक्षसी को निकालने के लिए पहले खुद तत्पर हों। जब लोग नशा सेवन करना बंद कर देंगे तो अपने आप ये आबकारी विभाग और दूसरे नशे के जो व्यापार हैं स्वतः ही बंद हो जाएंगे। नहीं तो इसे कोई बंद नहीं कर सकता। सरकारें केवल छापा मारी का कार्य भले करती रहें, ड्रग्स की सप्लाई रुकने वाली नहीं है। ड्रग्स का कारोबार चलता रहेगा, क्योंकि एक ही सामग्री कभी औषधि का भी काम करती है। अब जैसे जो हमारे देश की डिस्टिलरीज में शीरे से अल्कोहल तैयार किया जाता है, वो विभिन्न बीमारियों को दूर करने के लिए जो औषधियाँ तैयार होती हैं, उसमें भी तो एक सीमित मात्रा में औषधि के उद्देश्य से सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से सांप का विष नष्ट करने के लिए जब किसी को सांप का डस लेता है तो उसको दूर करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो भी एक विशेष प्रकार का नशा ही तो होता है, जो जाकर के सांप के नशे से लड़ता है, सांप के जहर से लड़ता है और उसे नष्ट कर देता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जितने रूपों में इसकी आवश्यकता है उतना भले चलता रहे, लेकिन लोग अपने घरों से इसको संकल्पबद्ध होकर के निकालने का कार्य करें। अपने आप इसका कारोबार देश समाज से समाप्त होगा। अगर लोग इसके साथ जुड़े रहेंगे तो कभी भी
कोई भी इसे समाप्त नहीं कर सकता है। आप सबसे यही निवेदन है कि इस दिशा में प्रयत्न करें, लोगों को प्रेरित करें, जिससे हमारे देश की युवा पीढ़ी नशाखोर होने की ओर अग्रसर होने से बच सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आप सभी से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।